बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, आज थर्ड चैप्टर का जो अगला लेक्चर है वो हम करेंगे और यहाँ है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। यहाँ तक हमने लॉज ऑफ जो ग्रेविटी हैं वो हमने पढ़े थे, 3 लॉज, और अब उससे फर्दर आगे जाना है। देखते हैं कि आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो इसने ये बैलेंसेस वगैरह दोबारा दे दिए हैं ये, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद थी। और ये बेसिकली उसने यही बताया हुआ कि मास को किस तरह से मेजर करते हैं और वेट को किस तरह से मेजर करते हैं। और ये जो शुरू वाला ये जो अभी कंसेप्ट है, मेरा ख्याल है कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पहले भी चैप्टर नंबर 1 में कवर हो चुका है। लेकिन फिर भी एक दफ़ा हम इसको रीड आउट करते हैं और इसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जी, बैलेंस स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड। कहता है बैलेंस स्केल, बैलेंस जाहिर है वही होता है ना कि 2 पेन होते हैं और उनको हम बैलेंस करते हैं जब नापना होता है किसी चीज़ को। सो बैलेंस स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड, आमतौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं टू कंपेयर मासेस, मासेस को कंपेयर करने के लिए। कंपैरिजन नहीं होता ना, एक तरफ हमने कुछ वट्टे रखे होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें रखी होती हैं, और दूसरी तरफ कोई चीज़ जिसको हमने कैलकुलेट करना है कि उसका मास कितना है, कितने केजी है, तो उसको रखते हैं। तो 2 चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा होता है, मवाजना हो रहा होता है, ठीक है। तो वो है, तो कंपेयर किया जाता है मासेस को ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जाहिर चीज़ों का, आर टू वे, या फिर उसका वेट लिया जाता है। वे असल में वेट को कहते हैं, लेकिन टी यहाँ पे उसने नहीं लगाया हुआ। तो वे ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उसका वजन करना चीज़ों को बाय बैलेंसिंग देम, ज़ाहिर चीज़ों को, पैनों को बैलेंस करके किया जाता है। सो बेसिकली कह रहा है कि हमने मास भी मेजर करना है और वेट भी मेजर करना है। तो पहले हमारे पास है मैकेनिकल बैलेंस। मैकेनिकल बैलेंस क्या चीज़ है? अ मैकेनिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड हॉरिजेंटल बीम। रिजिड होती है सख्त, ठीक है, सख्त है, ज़ाहिर लोहे की जैसे बनती है कोई चीज़। हॉरिजेंटल है, जैसे हम इस तरह से करके, जैसे ये यहाँ पे अगर आप गौर करें ना, ये जो तड़कड़ी बनी हुई है, पंजाबी में हम इसको तड़कड़ी कहते हैं, तराजू जिसको हम कहते हैं उर्दू में। तो ये ऐसे एक बिल्कुल सीधी ना एक बार बनी होती है लोहे की, ठीक है। इसको कहता है ये हॉरिजेंटल है और रिजिड है। बीम है, इसको बीम कहते हैं। दैट ऑसिलेट, जो हरकत करता है, ऊपर नीचे होता है, ऑन अ सेंट्रल नाइफ। सेंटर, यहाँ पे सेंटर होता है, ठीक है ना, फलक्रम या जो भी होता है यहाँ पे, जिससे उसने आगे पीछे ऊपर नीचे होना होता है। तो ये सेंट्रल जो है वो नाइफ एज है, एज ए फलक्रम, जिसको हम फलक्रम कहते हैं। फलक्रम वही है कि जिसके ऊपर, जैसे अब ये है तो मैं यहाँ पे ऐसे उसको बैलेंस कर रहा हूँ, तो ये जो उंगली है मेरी, ये उसके लिए एज ए फलक्रम यूज होगी, ऐसे या ऐसे उसने होना होता है, तो इसको हम फलक्रम का नाम देते हैं। इट हैज़ 2 एंड नाइफ्स, जाहिर है कैसे इसके एंड होते हैं 2। नाइफ का मतलब वही है, वैसे तो चाकू होता है नाइफ, लेकिन वो जाहिर है इस तरह का एज होता है जहाँ पे एक और पेन को रखा जाता है। इक्वी डिस्टेंट, जो एक जैसे फासले पर होते हैं। अब ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो जो मिडल होगा ना फलक्रम का, उससे इधर को जो चीज़ रखनी है और दूसरी तरफ जो चीज़ रखनी है वो एक जैसे डिस्टेंस पे होनी चाहिए, तभी वो बैलेंस जो है वो बेहतर होगा और मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होगी, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो है वो इक्वल फासले पर होते हैं। 2 पैन्स, 2 पैन है। पैन जैसे कि ये जो उसकी साइडें हैं, ये एक पैन यहाँ पे है और एक पैन जो है वो इधर है जहाँ पे चीज़ें हम रखते हैं, ठीक है। एक तरफ पत्थर रखे जाते हैं और एक तरफ किसी चीज़ को रखा जाता है। 2 पैन्स आर हंग, उनको हंग किया जाता है, लटकाया जाता है, फ्रॉम बेरिंग्स ऑन द एंड नाइफ एजेस। बेरिंग वगैरह, बाल बेरिंग वगैरह लगा के एजेस के ऊपर उनको लगाया जाता है। द मटीरियल टू बी वेड, यानी जिसका वेट हमने करना है, जिस मटेरियल का, चीज का, इज पुट इन 1 पैन, एक पैन के अंदर उसको रख देंगे। स्टैंडर्ड वेट्स, वही जो मैं वट्टे कह रहा हूँ, किलो का पत्थर हो गया जो है, आधा किलो का है, दूसरा है, तो वो जो है वो स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर 500 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, 200 ग्राम्स वो लिखा होता है, उसको स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये हमारे स्टैंडर्ड वेट होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वेट्स आर पुट ऑन द अदर पैन, उसको दूसरे पे रखते हैं। असल में आप देखें ना, ये आम चीज़ है लेकिन उसको बड़े लंबे चौड़े अंदाज में एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस टॉपिक का यहाँ होना बनता ही नहीं था, लेकिन चले उसने बता दिया तो ठीक है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द बैलेंस, अब बैलेंस की जो डिफ्लेक्शन है कि भाई नीचे होना है ऊपर होना है, उसको कह रहा है मे बी इंडिकेटेड, वो दिखाई जाती है, दिखाई जा सकती है। मे बी का मतलब होता है बाय अ पॉइंटर, एक पॉइंटर होता है, बास का तो यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है,
ठीक है, एक सुई होती है जो कि मिडल में आने, अब ज़ाहिर ये तो एक एग्जांपल है ना, ये जो हम तराजू रखा हुआ है, तराजू और तरह के भी हो सकते हैं, जहाँ पे जो मिडल है वो एक सुई के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, पॉइंटर के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो उसकी बात कर रहा है, पॉइंटर अटैच टू द बीम, जो बीम के साथ लगा हुआ है, क्योंकि ये बीम ये वाली लाइन है हमारी सीधी। द वेट्स ऑन द पैन, पैन के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, जो वेट हम रखते हैं आर एडजस्टेड, उनको एडजस्ट किया जाता है, कभी कोई रखेंगे कभी कोई रखेंगे, ताकि वो बैलेंस जो है वो हो जाए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए करेंगे, टू ब्रिंग द बीम इन द इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं, कहता है देयर इज अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल बैलेंस। अब एक और बैलेंस भी होता है, जैसे इस वाले की एग्जांपल कर रहा है। अब ये वाला जो नीचे वाला है ना, ये हमारे गांव में जो चक्की है ना, वहाँ उन्होंने रखा हुआ है, और वो मेरा दोस्त है चक्की वाला, आसम नाम है उसका। तो उसके बाद जब आटा वो गंदम पिसवाने के लिए जाते हैं ना, तो इसके ऊपर वो रखता है, और ऊपर से जो है इसको जो है वो आगे पीछे करते हैं, और यहाँ पे पत्थर जो है वो रखे जाते हैं छोटे छोटे, ज़्यादा हैवी नहीं होते, लेकिन ये छोटे वाले भी इतने होते हैं कि वो हैवी वाले 20 किलो को 40 किलो को ये मेजर कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है इसको हमने कंस्ट्रक्ट ही इस चीज़ को ऐसे किया हुआ है कि वो हैवी वेट को जो है वो छोटी चीज़ों से कैलकुलेट कर लेता होता है। तो इसकी भी एग्जांपल, अब ये जो ये नीचे वाला पैराग्राफ है वो इसको एक्सप्लेन करेगा। देयर इज अनदर टाइप ऑफ मैकेनिकल बैलेंस, एक और मैकेनिकल बैलेंस है विच आर यूज, जिनको इस्तेमाल करते हैं टू वे हैवी आइटम्स। ज़ाहिर है ये पॉइंट इसका है कि ज़्यादा हैवी होंगे तो फिर इसको यूज़ करेंगे, लाइक फ्लोर बैग्स हैं, आटे के थैले हैं, सीमेंट के बैग हैं, स्टील बार्स हैं, लोहे के सरिये वगैरह, उनके पास भी ज़ाहिर इस तरह का होता है। दीज आर कॉल्ड मैकेनिकल प्लेटफॉर्म बैलेंस, क्योंकि देखें इसमें ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें हैवी चीज़ें या बड़ी चीज़ें जो हैं वो रखी जा सकती हैं। स्टैंडर्ड वेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, जो आम स्टैंडर्ड वेट है वो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होते, इसके अलहदा से वेट होते हैं। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड टू यूज दिस बैलेंस, इट्स रीजन इज दैट, कहता है इसकी रीजन ये है, वजह ये है कि द फल्क्रम ऑफ द बीम ऑफ सच अ बैलेंस इज केप्ट वेरी नियर टू इट्स वन एंड। तो कहता है इसका जो फल्क्रम है ना, किसी एक एंड के नजदीक, अब ये देखें यहाँ पे इसका फल्क्रम ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला फल्क्रम बजाय मिडल में होने के एक साइड पे ज्यादा है। तो जब एक साइड पे ज्यादा होता है ना, तो फिर हल्की सी डिफ्लेक्शन से भी उसका बैलेंस किया जा सकता है। तो इसीलिए ये जो यहाँ पे वेट हम रखेंगे इस जगह के ऊपर, वो छोटे वेट को रखेंगे, और छोटे वेट से ही वो फौरन जो है वो हमें बैलेंस मिल जाता है। तो ये जाहिर है कि इसका फल्क्रम मिडल में नहीं होता, ये इसमें याद रखना है। ये मैंने जो लाइनें लुइनें लगाई हैं मिटा देता हूँ, ठीक हो गया ना। तो फल्क्रम जो है वो कहता है कि इसका एक साइड पे होता है, ऊपर वाले का फल्क्रम जो है वो मिडल में था। देयरफॉर मच स्मॉलर वेट्स, कहता है काफी छोटे वेट जो है हैव टू बी पुट ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ जो है वो छोटे वेट हम लगाते हैं ऑफ द बीम टू ब्रिंग इट टू द इक्विलिब्रियम। जो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे वेट लगाने होते हैं। दीज स्मॉलर वेट्स हैव ऑलरेडी बीन कैलिब्रेटेड, कहते हैं ये जो छोटे वेट हैं वो पहले से ही हमने उसका स्केल बनाया होता है। फॉर एग्जाम्पल उसके ऊपर 100 ग्राम लिखा हुआ है या सिर्फ 100 लिखा हुआ है, मैंने एक्चुअल नहीं देखे, किसी टाइम देखे होंगे, अब ये मुझे याद नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर उसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, 100 ग्राम, तो वो शायद वो 10 किलो के बराबर होगा। तो पहले से हमने डिसाइड कर लिया होता है कि ये जो एक छोटा सा वेट है वो एक्चुअली कितने वेट के बराबर है। तो हम जब वो कर लेते हैं तो उसको उतार के फिर देख लेते हैं कि ये कितने वाला था, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करके जो हैवी वेट है वो हमें पता चल जाता है कि इतना इसका वेट है। तो बहरहाल ये दो उसने जो है हमें तरीके चीज़ें बताई हुई हैं। तो जो मैकेनिकल बैलेंस है उसकी डेफिनेशन अगर आपने करनी है तो यहाँ से लेके तो आप आई थिंक ये जो 4 लाइनें हैं ना पहली, ये आप कर लें तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़ाहिर है दूसरा वाला जो है वो भी मैकेनिकल बैलेंस ही है, तो वो अलहदा से डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है जो आजकल यूज़ होते हैं, और आपके सामने ही है कि अक्सर जो हमारी शॉप्स हैं, करियाने की दुकानें हैं, उनके ऊपर अब ऑलमोस्ट यही वाला है। ठीक है, ये ऊपर ये पैन जो है ये जो कौला सा रखा हुआ है, ये नहीं होता अब हमारे हाँ तो नहीं है हमारी वाली जो दुकान है, क्योंकि वो सीधा सीधा यही पैन होता है, ये वाला जो नीचे नज़र आ रहा है। तो आप लोग अपना देखिएगा, आप लोगों की करियाने की दुकानों के ऊपर किस तरह के हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अंदर के आप कीमत भी फीड कर सकते हैं, वेट तो मिलना ही मिलना है चीज़ें रखने से। और यहाँ पे देखें हमें वो स्टैंडर्ड वो जो वट्टे हैं, वो जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपने वो चीज़ रखनी है, आलू रखने हैं, बैंगन रखने हैं, और आपको वेट जो है उसका यहाँ पे मिल जाना है इस जगह पे, हाँ पे उसका वेट कितना बन रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। तो वेट की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है यहाँ पे उसकी जो प्राइस है, यूनिट प्राइस, वो आप रख सकते हैं कि 1 किलो चीज़ कितने की होगी।
ठीक है। तो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आपको साथ प्राइस भी नीचे टोटल करके बता देगा, तो टोटल प्राइस हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से इसका ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, सारी चीज़ें एक ही जगह पे हमें मिल जाती हैं। सो नो स्टैंडर्ड वेट्स आर रिक्वायर्ड। देखें ना, स्टैंडर्ड वेट्स की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जो एक्चुअल 500 ग्राम 1000 ग्राम होता है, टू यूज़ इन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ओनली इट हैज़ टू बी कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। सिर्फ हमने इसको जो है बिजली के साथ कनेक्ट करना होता है। देयर आर सम मॉडल्स विच कैन ऑपरेट बाय यूजिंग ड्राई सेल बैटरीज। कई ज़ाहिर ऐसे भी होते हैं जिसमें आप ड्राई सेल भी, यानी वो जो सेल होते हैं, सेल ला के उनमें डाल के चला सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो महंगा हो जाता है। तो ज़्यादातर यही होता है कि बिजली के साथ हम इसको चलाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज मोर प्रिसाइज। डेफिनेटली ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि किलो के आगे से 1.5 1.55 भी हो सकता है, 1.59 भी हो सकता है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेटली हमें जो है वो कैलकुलेशन करके देता है, और जाहिर है कि उस तरह फिर प्राइसेस जो है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन इट, जब इसके ऊपर कोई चीज़ रखते हैं, इट्स मास इज डिस्प्लेज ऑन इट्स स्क्रीन। मास हमें न पता चल जाता है स्क्रीन पे। नाउअडेज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज आल्सो डिस्प्ले द टोटल प्राइस। उसके ऊपर प्राइस भी आ जाती है। अब जाए, जब करियाने की दुकान पे जाए ना, तो ध्यान से देखिएगा कि वहाँ पे वो कैसे उसको कैलकुलेट करता है, हर चीज़ उसके ऊपर बनी होती है। तो ये हो गए। अब इसके बाद कहता है फोर्स मीटर। अब ये जो ऊपर वाले थे ना, ये मास को कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ पे आता है कि वेट जो है, अभी देखें किसी टाइम पीछे हमने किसी लेक्चर में पढ़ा होगा कि मास और वेट में फ़र्क क्या है। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। किलोग्राम के अंदर किसी चीज़ को हम माप रहे होते हैं कि ये चीज़ किलो में कितनी है, ठीक है। वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मादा कितना है उस चीज़ के अंदर, और ये हमेशा सेम रहता है, चाहे आप मरीख पे चले जाएं, कहीं और चले जाएं। लेकिन जो वेट है वो चेंज हो जाता है। वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। तो जितनी ग्रेविटी होती है उसी हिसाब से वेट होता है। जैसे हमारी ज़मीन की सतह के ऊपर ऊपर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हम 10 लेते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं मास को, ठीक है। मास की जो क्वांटिटी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 किलो कोई मास है किसी चीज़ का, तो उसका वेट कितना होगा? 20 को 10 से ज़रब दे देंगे। W = mg, ठीक है। ये फार्मूला है, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेट कैसे होता है। m और g को मल्टीप्लाई, m का मतलब क्वांटिटी ऑफ मास और g का मतलब g हमारी जो ग्रेविटी है। तो फिर वेट जो है वो बेसिकली फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही होती है अपनी तरफ, ठीक है। यहाँ हम उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। तो वजन जो है, वजन वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो फोर्स है, बेसिकली कुव्वत है, जिस कुव्वत से हम ज़मीन की तरफ जा रहे होते हैं या कोई भी चीज़ जा रही होती है। सो देखिए फोर्स मीटर, इसलिए इसने नाम रखा है फोर्स मीटर, जो फोर्स को कैलकुलेट करता है, यानी वेट को कैलकुलेट करता है। अ फोर्स मीटर, अब ज़ाहिर ये डेफिनेशन भी आ जाएगी। अ फोर्स मीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, साइंसी आला है, दैट मेजर्स फोर्स, जो फोर्स को मेजर करेगा। इट इज आल्सो कॉल्ड अ न्यूटन मीटर, इसको न्यूटन मीटर भी कहते हैं। क्यों बोला? क्योंकि फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, कि कितने न्यूटन कोई चीज़ है तो उसको मेजर कर रहे हैं। फोर्स क्या है कि भाई 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 200 न्यूटन है, तो न्यूटन मीटर भी हम इसको कह सकते हैं। और अ स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि इसमें देखें स्प्रिंग की तरह से वो लगा होता है, तो इसको हम स्प्रिंग बैलेंस भी कहते हैं। तो ये दो लाइनें आप एज ए डेफिनेशन आप इसको याद कर सकते हैं। नाउअडेज डिजिटल फोर्स मीटर, अब अगेन वो कहता है कि बजाय ये पुराने तरीकों से, कहता है ये भी डिजिटल जो है वो आगे हुए हैं। ये डिजिटल नीचे देखें, ये उसने बनाया हुआ डिजिटल वाला, कि इसमें भी आप चीज़ को लटकाएंगे उसके साथ, तो ये प्रॉपर जो है वो वेट भी बता देगा और मास भी बता देगा, और हर चीज़ जो है वो ज़्यादा एक्यूरेटली हमें बता देता है। तो ये चीज़ वो कह रहा है कि नाउअडेज डिजिटल फोर्स मीटर आर आल्सो अवेलेबल। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, वो हमने पीछे पढ़ लिया। दे मेजर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मैं अभी आपको बताया कि ऊपर वाली चीज़ें मास बताती हैं किसी चीज़ का, आर इट्स मल्टीपल्स, यानी उसको एक किलोग्राम्स में कर लें या किलोग्राम से आगे कर लें। ऑन द अदर हैंड फोर्स मीटर मेजर्स फोर्स डायरेक्टली इन न्यूटन्स, ठीक है ना, कि जो फोर्स मीटर्स हैं वो फोर्स को मेजर करते हैं और वो न्यूटन्स में होती है। तो ये भी अच्छी लाइन है, इसको ब्रैकेट में कर लें। एंड ऑर्डिनरी फोर्स मीटर, आम जो है, ये ज़ाहिर ये वाला जो है, ये येलो वाला, ये आम ऑर्डिनरी है, पुराने तरीके वाला। एंड ऑर्डिनरी फोर्स मीटर हैज़ अ स्प्रिंग इनसाइड इट, इसके अंदर यहाँ पे ना स्प्रिंग होता है, ठीक है, और उसी स्प्रिंग ने खींचना होता है जब हम ये नीचे वाली हुक के साथ कोई चीज़ लटकाते हैं,
और ऊपर से या तो बांध देते हैं तो यहाँ फिर उसको हमने पकड़ा होता है। ये कभी आपने देखा हो साइकिलों पे कोई चीज़ बेचने आते हैं, रद्दी वाले जो आते हैं आपसे रद्दी लेते हैं, तो इनके पास कई दफ़ा ये वाली चीज़ होती है, तो वो बेचारे हाथ से ही उसको पकड़ा होता है, नीचे उसको लटकाते हैं और देख लेते हैं कि इसका जो वेट है वो कितना बन रहा है। तो इस तरह से वो भी ज़ाहिर करते हैं। सो अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच टू नो हैंडल, ऊपर वाला जो है ये वाला एंड जो है किसी हैंडल से, किसी ऊपर प्रॉपर फिक्स वाली चीज़ के साथ आप लगा दें बजाय खुद पकड़ने के, तो वहाँ से लगा होगा। अ हुक इज अटैच, नीचे ज़ाहिर है ये वाली हुक है, इज अटैच टू द लोअर एंड द स्प्रिंग दैट होल्ड्स द ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखें ये नीचे है ना, तो इसके ये जो हुक है ना ये अंदर से स्प्रिंग के साथ लगी हुई है, क्योंकि जब हुक के साथ कोई चीज़ लटकेगी तो स्प्रिंग ने नीचे को होना है, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है स्प्रिंग के साथ वो अटैच है। अब पॉइंटर इज आल्सो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है पॉइंटर, ये इसका ना यहाँ पे नज़र आ रहा है इस जगह पे, क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं लटकी हुई तो उसने ज़ीरो पे होना है, लेकिन जब कोई चीज़ लटकाएंगे तो वो पॉइंटर नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो देखें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो जिसके सामने आएगा उतने किलो वो हमें पता चल जाएगा और उसको ज़ाहिर है हम वेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अ पॉइंटर इज आल्सो अटैच टू द स्प्रिंग एट इट्स अपर एंड, ऊपर है ये पॉइंटर। अ स्केल इन न्यूटन्स इज प्रोवाइडेड, ठीक है ना, एक तरफ देखें ये किलोज होती हैं और एक तरफ न्यूटन होते हैं, वैसे यहाँ उसने पाउंड ही लिखे हुए हैं, ये कोई ज़्यादा ही पुराना होगा बहरहाल, ठीक है। अ स्केल इन न्यूटन इज प्रोवाइडेड अलोंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ साथ जो है वो स्केल न्यूटन्स में होता है। अब इसको न्यूटन यहाँ देना चाहिए था, 1 मिनट में इसको मिटाता हूँ, हाँ ये देखें किलो में ही उसने लिखा हुआ है, न्यूटन लिखे नहीं हुए, तो न्यूटन में होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो उसने एग्जाम्पल और दे दी है। A scale in Newton is provided along the spring such that the pointer coincides with the zero of the scale when nothing is hung with the hook. जाहिर है जब कोई चीज़ नहीं लगाई हुई तो जो पॉइंटर है वो जीरो के सामने होना चाहिए। आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्ट टू बी वेट, जिस ऑब्जेक्ट का वेट हमने करना है, इज हंग विद द हुक, मैंने बताया हुक के साथ लगा देंगे। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट काजेज द स्प्रिंग, मास की वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होगा, नीचे की तरफ जाएगा। द पॉइंटर इंडिकेट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ज़ाहिर पॉइंटर से पता चल जाएगा कि वेट इसका इतना है। हाउएवर, ताहम सम फोर्स मीटर आर आल्सो बेस्ड ऑन द स्ट्रेचिंग ऑन द स्प्रिंग व्हेन अ लोड इज हंग। अगेन वही बात है, सेम चीज़ रिपीट कर रहा है कि उसको लोड को हंग करेंगे तो फिर वो आ जाएगा हमारे सामने। इन दिस केस द पॉइंटर इज अटैच्ड द लोअर एंड, ठीक है ना, उल्टी तरफ से भी हो सकता है कि वेट ऊपर हो और वो नीचे से अटैच किया हो, लेकिन ये अजीब सा मामला हो जाएगा। बहरहाल ये इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ें परे, इतना जो है ज़रूरी नहीं है ये काम। In some spring balances the scale measures the mass which can be readily, अब वही ना कहते हैं बाज में मास, बाज में क्या, अब ये जो उसने एग्जांपल दी हुई है ये मास ही मेजर कर रहा है, उसको फिर बाद में 10 से ज़रब दे के हम उसको फिर कन्वर्ट करेंगे न्यूटन्स के अंदर। सो विच कैन बी रेडली कन्वर्टेड इनटू न्यूटन बाय मल्टीप्लाइंग द मास इन केजी विद द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 10। यही मैं कह रहा ना कि g की वैल्यू 10 से हम मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका वेट या फोर्स जो है वो मिल जाती है कि कितने न्यूटन है। डिजिटल फोर्स मीटर, ज़ाहिर है ये डिजिटल फोर्स मीटर है, मेजर्स डायरेक्टली द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो वेट को मेजर कर लेता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ये हो गया। तो ये वो चीज़ें थी जो इतनी को डेप्थ से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, इसमें से कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन निकलती है तो वो हम निकालेंगे, वरना अब जो हम पढ़ेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे वो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन थे, तो ये जो फ्रिक्शन वाला जो हमारा कंसेप्ट है बहुत ही अहम है, बहुत अहम है, इसको आपने ध्यान करना है। चलें इसको हम शुरू करते हैं। When a cricket ball is hit by the bat, असल में पहले वैसे ये सोचें फ्रिक्शन है क्या, पहले भी हमने 1-2 दफ़ा बात की है। फ्रिक्शन क्या चीज़ थी कि जब भी कोई फोर्स लगती है किसी चीज़ पे और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वो चीज़ हरकत करती है, तो एक ऐसी फोर्स भी होती है जो उसको रोक रही होती है, हमेशा उल्टी तरफ ही जाना है उसने, ठीक है, आप आगे को जाना चाह रहे हैं, वो फोर्स कह रही है नहीं भाई आगे नहीं जाना, हमने पीछे को ही जाना है, ये फ्रिक्शन है। जैसे आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप पेपरों में अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं और आप कहते हैं लो जी मैंने अब बैठना है, मैंने पढ़ना है, लेकिन चूंकि आपको आदत नहीं है, अगर बिलफर्ज आदत नहीं है पढ़ने की और आप बैठे हुए हैं, तो आपके जो अंदर की फ्रिक्शन है वो कहेगी नहीं यार बस बड़ा है, 10 मिनट पढ़ लिए काफ़ी हैं, और आपको पढ़ने नहीं दे रही, आपके अपोजिट में जा रही है। तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है, फ्रिक्शन बेसिकली फोर्स है, फ्रिक्शन की जो फोर्स है उसका भी यही मामला है कि इसने उल्टी सिमत में जाना है। जिस सिमत में कोई चीज़ मूव कर रही है, इसने कहना नहीं भाई रुक जाओ, पीछे की तरफ जाओ, रोकेगी, रगड़ की कुव्वत है ये,
ठीक है, वो मूवमेंट की वजह से जो जाहिर है फ्रिक्शन बनती है। और अभी हम ये देखते हैं। सो व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज हिट बाय द बैट, जब बैट से किसी क्रिकेट के बॉल को हम मारते हैं, इट मूव्स ऑन द ग्राउंड, ज़ाहिर ज़मीन के ऊपर वो जाएगा विद द रीजनेबली लार्ज वेलोसिटी। शुरू में तो बड़ी स्पीड से जाएगा ना, जब ऐसे हिट पड़ती है और ज़मीन के ग्राउंड शॉट लगाते हैं हम, ग्राउंड शॉट की वो बात कर रहा है। तो ऐसे ग्राउंड शॉट लगाई है बाबर आजम ने डिफेंसिव, और वो जाए बॉल जो है वो शुरू में तेज़ी से जा रही है। वो बाबर की ड्राइव मशहूर है ना, तो ड्राइव मारी है तो शुरू में तेज़ी से जाएगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट शुड कंटिन्यू। अब पहला लॉ क्या कहता है कि एक जो बॉडी मूव कर रहा है उसको हमेशा मूव करते रहना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि अगर कोई भी ना उसको रोके तो बाल ने फिर भी कहीं ना कहीं जाके रुक जाना है। ये वो बात करेगा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट शुड कंटिन्यू टू मूव, इसको मूव करते रहना चाहिए विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी के साथ। बट प्रैक्टिकली एक्चुअल के तौर पे वी ऑब्जर्व दैट, हम देखते हैं इट इवेंचुअली आखिरकार स्टॉप्स, ये रुक जाता है आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ फासले तक जाके इसने रुक जाना होता है। प्रैक्टिकली तो यही होता है। डज एनी फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर कोई फोर्स लग रही है बॉल के ऊपर इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि बॉल तो आगे जा रहा है ना, तो आगे जाने को रोक रही है कोई चीज़, ठीक है, जो उसको रोक रही है और अल्टीमेटली रोक लेना है, उसी को तो हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कहता है यस एक फोर्स लग रही है जो उसको रोक रही है। अब यहाँ पे आगे वो डेफिनेशन में आएगा, ये है डेसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डेसिपेट होता है किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाना। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये यही करती है कि कोई मोशन चल रही है तो उसको उसने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करवा देना होता है। सो फ्रिक्शन इज़ अ डेसिपेटिव फोर्स, ऐसी फोर्स है जो किसी चीज़ को ख़त्म करवाती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से एनर्जी इज़ वेस्टेड। अब किसको ख़त्म कर रही है? एनर्जी को। हमने पूरी एनर्जी लगा के साइकिल को चलाया या बाल को चलवा दिया, तो हम कह रहे हैं भाई अब तुम चलते रहो, लेकिन बाहर है इसने क्या करना है, उसको रोक देना है। तो रोकने का मतलब क्या है कि जो हमने एनर्जी लगाई थी उस एनर्जी को ये ज़ाया करवाने पे तुली हुई है। और देखें ना, कोई जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, जैसे एक साइकिल है तो उसके पुर्जे ज़्यादा रगड़ खा रहे हैं तो हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो एनर्जी का ज़्या है। लेकिन अगर वहीं पे फ्रिक्शन कम हो, उसको लुब्रिकेशन हमने की हो, तो हमें थोड़े पैडल मारने से भी साइकिल तेज़ चलेगी, हमारी एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। तो ये कहते हैं ये एनर्जी को ज़ाया करती है। तो यही वो कह रहा है, ड्यू टू विच एनर्जी इज़ वेस्टेड इन डूइंग वर्क, काम करने में जो एनर्जी है वो ज़ाया हो जाती है इसकी वजह से। टू ओवरकम, क्योंकि हमने इसको ओवरकम करना होता है, इस पे काबू पा के फिर हमने आगे चलना होता है। तो जाहिर है कि ये इसका ये काम है। द लॉस्ट एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो ज़ाया हो जाती है, अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हीट की शक्ल में फिर नज़र आती है, क्योंकि जब चीज़ों ने रगड़ा खाना है तो फिर वो हीट की शक्ल में आती है। और उसके एग्जाम्पल देखें वो हाथों की, उसने बताई भी है कि आप हाथों को ऐसे ऐसे करके कुछ देर रगड़ के देखें, वो आपको अब फील होगा कि अंदर गर्माहट आ रही है। वो बड़ी सिंपल सी बात है। तो हाथ जो है वो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन रगड़ हो रही है ना, ऐसे ऐसे करके आवाज़ भी आपको आ रही होगी, तो वो उसकी वजह से वो गर्माहट बनती है। तो जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो गर्माहट की शक्ल में नजर आ रही है। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ एनर्जी डेसिपेशन इज द रबिंग ऑफ हैंड्स। वही बात, व्हेन वी रब आवर हैंड्स हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड आवर हैंड बिकम वार्म, गर्म हो जाते हैं। सिमिलरली द टेम्परेचर ऑफ मशीन्स, कहता है यही काम फिर मशीन के अंदर भी होता है कि मशीनों का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है। आप देखें ना, मोटरसाइकिल चला के जब हम आते हैं तो उसके इंजन को ज़रा हाथ लगाएं या इंजन को पाँव लग जाए तो कैसे वो जल जाता है पाँव हमारा, क्योंकि वो गर्म हुआ होता है। और गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो उसके पुर्जे हैं वो आपस में कहीं ना कहीं रगड़ खा रहे होते हैं। हालांकि हमने उसमें ऑयल डाला होता है उसकी जो रगड़ जो है उसको कम करने के लिए, लेकिन फिर भी फ्रिक्शन है, उसने गर्म हो जाना है तो हीट अप हो जाती हैं। द टेम्परेचर ऑफ द मशीन राइजेज, बढ़ जाता है टेम्परेचर ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट, जो उसके पार्ट्स हैं जो हरकत कर रहे हैं। दैट कैन काज मैनी प्रॉब्लम्स, सारे उससे मसाइल होते हैं। वेयर एंड टेयर हो जाती है ना, चीज़ें खराब होने लग पड़ती हैं रगड़ खा खा के। द टायर्स ऑफ द व्हीकल, अब टायर के साथ भी यही मामला होता है। टायर भी जब उसने ज़मीन के साथ चलना है, रगड़ खानी है, आहिस्ता आहिस्ता वो घिसते चले जाते हैं। द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आल्सो वियर आउट, खराब होते चले जाते हैं आफ्टर बिकमिंग टू हॉट, गर्म हो के, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से। बिटवीन टायर एंड द रोड, क्योंकि फ्रिक्शन किसके दरम्यान है? टायर और रोड के,
क्योंकि ये कांटेक्ट है, कांटेक्ट वाली फोर्स है। पीछे भी हमने पढ़ा था कि जब टायर और ज़मीन ने साथ चलना है तो फिर उन्हीं के आपस में रगड़ की कुव्वत जो है वो बनेगी। आगे और देखें एग्जांपल्स दे रहा है, शूटिंग ऑफ स्टार्स सीन इन द स्काई, रात के टाइम जब हमें वो कुछ सितारे जो है वो चलते हुए नजर आते हैं एट नाइट, आल्सो हैपन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। वो बेसिकली हमारे माहौल के अंदर आ जाते हैं वो सितारे, और वो हमारे माहौल के अंदर हवा के साथ रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन होती है हवा के साथ, तो इसलिए वो हमें वो ब्राइट होते हुए नजर आते हैं। दीज आर एक्चुअली एस्ट्रॉइड, ये एस्ट्रॉइड है, बाहर से चट्टानें, छोटे मोटे पत्थर वो हमारे माहौल में आ जाते हैं, दैट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, ज़मीन के माहौल में आ जाते हैं। एज दे आर मूविंग, चूंकि वो एयर के अंदर से मूव करते हुए आ रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस काजेज जनरेशन ऑफ हीट, हीट जब प्रोड्यूस हो जाती है, देयर टेम्परेचर बिकम्स सो हाई, और कहा है कि जो बड़ी स्पीड से वो आते हैं ना, तो उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो बर्न हो जाते हैं, उनको आग लग जाती है, एंड अल्टीमेटली डिसइंटीग्रेट, और वो फिर ज़ाहिर छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये भी अगेन देखें, अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई हुई है कि हमें बाहर वाले जो छोटे मोटे एस्ट्रॉइड्स हैं उससे बचा लेती है हमारी एयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो। तो इस तरह से डू यू नो में क्या है, ऑन अ वेट रोड, जब सड़क जो है गीली होती है, द वाटर डज नॉट फॉर्म वेट लेयर बिटवीन द टायर सरफेस एंड द रोड सरफेस ड्यू टू द स्पेसेस इन द थ्रेड। असल में होता ये है, अब देखें ये जो टायर बना हुआ है ना, अगर ये टायर बिल्कुल प्लेन हो तो क्या होगा कि जो जिस सड़क पे उसने जाना है तो सड़क के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, तो पानी की एक लेयर बन जाती है। तो वो लेयर क्या करती है, वो ये जो हमारा टायर है और जो सड़क है उनके दरमियान जो ग्रिप बननी है वो ग्रिप नहीं बनने देती, फ्रिक्शन को डेवलप नहीं होने देती वो पानी की जो लेयर है, तो इस वजह से हम स्लिप कर जाते हैं। लेकिन इसीलिए टायर हम देखें इस तरह से डेवलप करते हैं कि टायर के अंदर कट्स लगाए होते हैं। कट लगाने से फिर ये होता है कि वो जो पानी अगर पड़ा भी हुआ है उसके ऊपर, तो पानी जो है वो एक लेयर नहीं बना पाएगा इनकी वजह से, ठीक है। तो ये जो है वो ग्रिप जो है वो ऑटोमेटिकली बना लेंगे सड़क के साथ, और जो है वो आपका जो फिसलने का चांस है वो सही हो जाएगा, फिसलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये उसने यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस सारे के अंदर जो याद करने वाला है तो वो ये तो डेफिनेशन है इसकी, और एक आध एग्जाम्पल कर लें, जैसे रबिंग ऑफ हैंड की एग्जाम्पल है, मशीन के मूविंग पार्ट की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें ये आप याद कर सकते हैं। ये शूटिंग ऑफ स्टार, कोई एक एग्जाम्पल तो ज़रूर, क्योंकि 3 एग्जाम्पल्स उसने दी हैं इसके अंदर, तो एक एग्जाम्पल डेफिनेशन के साथ ज़रूर जो है आप इसकी तैयार करें। अब आगे और डेफिनेशनें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब ये क्या है, द फ्रिक्शन बिटवीन 2 स्लाइडिंग सर्फेसेज, यानी 2 सर्फेसेज ऐसी, 2 सतहें ऐसी जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं, जैसे टायर जो है वो स्लाइड कर रहा होता है सड़क के ऊपर, मूव कर रहा है, चल रहा है, एक सतह के ऊपर दूसरी सतह का चलना, स्लाइड करना, जैसे बाल जो है जमीन के ऊपर चल रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से द फ्रिक्शन बिटवीन 2 स्लाइडिंग सर्फेसेज इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, और उसकी आगे से फिर 2 कैटेगरीज हम बना लेते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक काइनेटिक है। नाम के अंदर ही है, स्टैटिक होता है रुकी हुई चीज, और काइनेटिक होता है जो मूव कर रही है। काइनेटिक एनर्जी भी हम आगे पढ़ेंगे कि हर जो मूव करने वाली चीज होती है उसके अंदर एनर्जी होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसकी अब ज़ाहिर है ये प्रॉपर आप याद कर लें, ये बेहतरीन सवाल है। अब आगे से वो स्टैटिक को अलग से डिफाइन कर रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। अब देखें स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ना उसने ये टेबल की एग्जांपल ली है, और टेबल के ऊपर ना एक कोई पत्थर या ब्लॉक या किताब कोई भी चीज़ जो है वो उसके ऊपर रखी हुई है, और यहाँ पे कहता है कि ये डिफरेंट जो फोर्सेस उस पर लग रही हैं वो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखें 2 फोर्सेस तो नॉर्मल होती हैं, एक क्या, ये जो नीचे को उसने तीर का निशान बनाया हुआ है mg, ये क्या चीज़ है भला, ये उसका वेट है, क्योंकि किसी भी चीज़ का वेट होता है ना mg, और आपको मैंने बताया था ये ज़मीन की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द अर्थ होना है, क्योंकि अर्थ खींच रही है उसको। लेकिन हमने 3rd लॉ पढ़ा था, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो ये अगर एक्शन है mg तो इसका अपोजिट रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये जो Fn है ऊपर की तरफ, ये नीचे वाली फोर्स का रिएक्शन है, तो ये एक पेयर ऑफ फोर्सेस जो हैं वो लग रही हैं। अब कहता है कि अगर हम ज़ाहिर है इसके साथ रस्सी बांधें और आगे से ये पुल्ली बांध ली है, और इस पुल्ली के नीचे जो है एक पैन बना हुआ है, और उसके अंदर आप पत्थर रख लेते हैं, कोई फोर्स, ज़ाहिर है पत्थर फोर्स ही है ना जो ज़मीन की तरफ जाएगी और इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाएगी। ये जो हमारी बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, इसके ऊपर ब्लॉक है जो भी है,
ठीक है। तो F इज इक्वल टू टी, यानी जितना हमने ये वेट यहाँ पे रखा है उतने वेट की फोर्स जो है वो उसको आगे को धकेलना चाह रही है, तो ये जो आगे की तरफ, और इज इक्वल टू टी क्यों है भला? टी अभी हमने पढ़ा नहीं है। टी बेसिकली कहते हैं टेंशन को। टेंशन अगेन वो दिमागी टेंशन नहीं है। टेंशन का मतलब कि किसी चीज में खिंचाव कितना है, वो रस्सी से बांधा हुआ ना उसको, तो रस्सी कितनी खिंची हुई है, ठीक है, और वो ज़ाहिर है उतनी ही खिंचती है जितना उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जितना इस पत्थर का वो वेट है उतनी ही फोर्स है एफ ये वाली, और उतनी ही टेंशन जो है उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है। लेकिन अब फिर वही बात, हर एक्शन का रिएक्शन है। तो ये जो एक्शन फोर्स है जो उसको आगे को लेके जाना चाह रही है, अब उसका रिएक्शन भी तो होना है। तो रिएक्शन क्या होगा? ये जो पीछे की तरफ उसकी दुम की तरफ की जो फोर्स है एफ एस, ये फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन है जो उसको रोके रखना चाह रही है। जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी ही पीछे से फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, और फ्रिक्शन की फोर्स कहेगी कि मैंने तुम्हें जाने नहीं देना कहीं, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप सोचें थोड़ा सा, तो आप क्या करें, ये वाली फोर्स बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, इतनी फोर्स लगा दें कि वो चलना लग पड़े। अब ये तो नहीं होता कि हमेशा वो रुकी रहेगी वहीं पे, चल पड़ेगी। तो वहां फिर क्या होता है कि हम उतनी फोर्स लगा देते हैं कि उसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे हम एक्स्ट्रा पे चले जाते हैं, उस पर काबू पा लेते हैं और उससे जायद लग जाती है। अब देखें, ये मैंने जुबानी समझाया है, यही सारा कुछ लिखा होगा। कहता है लेट अस कंसिडर द मोशन ऑफ अ ब्लॉक। एक ब्लॉक है, उसकी मोशन को देखते हैं ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस। ये वाली हमारी हॉरिजेंटल सरफेस है। द अरेंजमेंट इज शोन, जाहिर है जो अरेंजमेंट है वो दिखाई जा रही है, वो मैंने आपको वैसे भी बता दिया। व्हेन अ वेट इज पुट इन द पैन, आप कहते हैं इस पैन के अंदर जब आप वेट कोई रखते हैं, अ फोर्स एफ इज इक्वल टू टी, जाहिर एक फोर्स जो है जो कि टेंशन के इक्वल है, जो मैंने बताया, इक्वल टू द सम ऑफ दिस वेट, यानी इस वेट का कितना जो है वो है, और वेट ऑफ द पैन, क्योंकि पैन का अपना भी वजन होगा और जो पत्थर रखा है उसका भी वजन होगा, तो दोनों का टोटल मिला के वो फोर्स बन रही है जिसको हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू टी। एंड द वेट ऑफ द पैन एक्ट ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पे फिर वो काम करेगा इस ब्लॉक के ऊपर। दिस फोर्स टेंड टू पुल द ब्लॉक, ये फोर्स क्या करेगी, ब्लॉक को पुल करना चाहेगी, नीचे आगे को धकेलना चाहेगी। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, एन अपोजिंग फोर्स, इन अपोजिंग फोर्स जो है वो भी लग रही है, अपीयर्स, नजर सामने आ जाएगी, दैट डज नॉट लेट द ब्लॉक मूव, जो ब्लॉक को हरकत करने से रोकेगी। दिस अपोजिंग फोर्स इज द स्टैटिक फोर्स, तो ये वाली जो फोर्स है इसको हम स्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो स्टैटिक फोर्स की अगर खुद से डेफिनेशन बनाएं तो ये ऐसी फ्रिक्शन की फोर्स है जो किसी रुकी हुई चीज को रोके हुए रखना चाह रही होती है, ठीक है। सच अ फोर्स विच टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी फ्रॉम मूविंग, देखें कैसी मैंने इंग्लिश बना ली कि किसी बॉडी को मूव करने से रोक रही होती है, तो वो हम कहते हैं कि ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब मे बी आगे एंड पे डेफिनेशन, असल प्रॉपर डेफिनेशन हमें मिल जाए, नहीं मिलेगी तो फिर खुद से बना लेंगे, डेफिनेशनें याद करनी है, ठीक है। तो ये बात। अब आगे है काइनेटिक फ्रिक्शन। कहते हैं इफ वी गो ऑन एडिंग मोर वेट, जैसे मैंने बताया था कि फोर्स अगर आप बढ़ाते जाएं तो गो ऑन इंक्रीजिंग द वेट इन द पैन वन बाय वन इन स्मॉल स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता कर करके आ स्टेज विल कम, जाहिर एक टाइम आएगा व्हेन द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग, तो फिर वो ब्लॉक जो है वो चलना शुरू कर देगा ऑन द हॉरिजेंटल सरफेस। दिस इज द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब वहां पे वो लिमिट आ गई उसकी, फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन है, 30 न्यूटन है, कोई ना कोई स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट जरूर है, क्योंकि उससे आगे फिर उसने चल पड़ना होता है, उसके ऊपर काबू पा लिया जाता है। सो दिस इज द लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू द टोटल वेट, जो टोटल वेट के बराबर है, इंक्लूडिंग द पैन, जो पैन में हमने रखा हुआ है। व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, जब ब्लॉक स्लाइडिंग शुरू कर देता है, फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट। अब अगली मजे की बात कि वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उस पर तो काबू पा लिया, लेकिन अभी भी ब्लॉक को चलवाना तो है, ब्लॉक चल रहा है, लेकिन चलाने के लिए भी तो हमें फोर्स लगानी पड़ रही है ना। तो वो जो चलाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं उसके अंदर उतनी थोड़ी सी वो फोर्स भी लगाई जा रही है जो उसको अगर नहीं लगाएंगे तो वो रुक जाएगी, ठीक है। तो इसको फिर हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, कि कोई चीज चल रही हो और उसको चलते ही रखवाना है तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करती है, वरना अगर आप नहीं लगाएंगे वो रुक जाएगी। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है, जब आप किसी गाड़ी पे जा रहे हैं और आप 60 की स्पीड पे जा रहे हैं, अब आपने 60 की स्पीड को मेंटेन रख लिया है,
अब मेंटेन रखा हुआ है ना, तो उस टाइम हल्का हल्का इंजन जो है वो काम कर रहा होगा, क्योंकि उसने उस काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर काबू पाना है, बार बार हर टाइम पाते रहना है काबू। लेकिन जो ही आपने फॉर एग्जांपल इंजन ऑफ कर दिया, ठीक है, एक्सेलरेटर छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? हमेशा वो 60 की स्पीड से ही चलेगी? नहीं, उसने अगेन रुक जाना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसकी मूवमेंट के दौरान उसके ऊपर अभी भी फ्रिक्शन लग रही है जो उसको रोक रही है। जैसे बाल की एग्जांपल हमने दी थी, तो उसने रुक जाना जाके, लेकिन हमें अगर उसकी स्पीड को मेंटेन रखना है तो हमें फोर्स कुछ ना कुछ लगानी है। तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी काइनेटिक को कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक स्टैटिक फ्रिक्शन हो गई कि रुकी हुई चीज को हरकत करवाने के लिए जो फोर्स उसको रोक रही है, और एक जो चल रही चीज को रोकने की कोशिश कर रही होती है वो हमारी काइनेटिक हो जाती है। सो व्हेन द ब्लॉक इज स्लाइडिंग, फ्रिक्शन स्टिल एग्जिस्ट, इट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक की प्रॉपर सही डेफिनेशन है, ये आप यहां से याद कर लें। आगे ये डू यू नो है क्या, इसमें क्या हम पूछ रहे हैं? व्हेन अ शटल री एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये शटल्स हवा में भेजी जाती है, नासा वाले भेज रहे हैं आजकल, इलॉन मस्क जो है वो काफी सारा उस पर पैसे लगाता है। तो शटल जो है वो हवा के अंदर, स्पेस के अंदर जाती हैं, लेकिन वापस भी आना होता है ना उन्होंने। तो कहते हैं जब री एंटर करती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आती हैं, द फ्रिक्शन काज्ड बाय द एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इर्द गिर्द जो हमारी हवा है, उसने जो फ्रिक्शन काज करनी है, उससे क्या होता है? रेजेस द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द शटल टू ओवर 950 डिग्री सेंटीग्रेड। जो शटल की जो बाहर वाली सतह है उसी ने रगड़ खानी है ना हवा से, तो उसका टेम्परेचर कहता है 950 डिग्री तक चला जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो डेफिनेटली जब शटल को बनाया जा रहा होता है तो उसको फिर मटेरियल इस तरह का लगाते हैं कि वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है वो बर्दाश्त कर सके, ये ना हो कि अंदर वालों को आग लगी हो जाके। अच्छा, एक और ये कंसेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी, इसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ के ना फिर फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अब फ्रीली नीचे की तरफ आ रहा है, कोई और चीज़ नहीं लग रही और बस ज़मीन उसको खींचती जा रही है अपनी तरफ, इट इज़ एक्सेलरेटेड, ये एक्सेलरेट होता है। अब ये भी देखें, बड़ा एक अगेन कंसेप्ट आ जाते हैं मज़े के, कि कोई भी चीज़ जो आप छोड़ते हैं ना, तो वो ये नहीं होता कि वो एक जैसी स्पीड के साथ जमीन की तरफ जा रही है, क्योंकि हम वो कहते हैं ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू 10 लेते हैं। वो 10 है क्या? बेसिकली 10 जो है वो वैल्यू ऑफ जी है, और जी क्या था? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से चीज एक्सेलरेट होती है। अब एक्सेलरेट का मतलब क्या है? कोई किसी चीज की स्पीड तेज होते जाना। जब हमने इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जाना होता है, अब स्पीड बढ़ानी होती है, तो हम एक्सेलरेटर दबाते हैं, लेकिन उस वेलोसिटी पे पहुंच के एक्सेलरेटर रोक देते हैं कि भाई और स्पीड तेज नहीं करनी। लेकिन जो ज़मीन है वो उसकी स्पीड को तेज तर करती चली जाती है, एक्सेलरेट करती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि जब कोई चीज़ ज़मीन की तरफ आती है तो एक जैसी स्पीड से नहीं आती, उसकी स्पीड तेज 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 और तेज होती चली जाती है ड्यू टू जी। जी की वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से उसने बढ़ते जाना है, तो ये याद रखना है। इट इज एक्सेलरेटेड बाय एन अमाउंट ऑफ जी इज इक्वल टू 10, बट प्रैक्टिकली, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? द एक्सेलरेशन में बी डिफरेंट, चीज़ों का एक्सेलरेशन मुख्तलिफ होता है। अब इसकी बड़ी सिंपल मिसाल कि आप एक गेंद फेंके और एक रुई ले लें, या किसी जानवर का पर ले लें, ठीक है, या कागज़, सिंपल कागज़ का एक टुकड़ा ले लें। अब कागज़ का टुकड़ा है और पत्थर है, दोनों को आप छोड़ेंगे तो आपको पता है दोनों ने एक ही टाइम के ऊपर ज़मीन पे नहीं टकराना जाके। अब उसकी रीज़न कोई और है, उसकी रीज़न ये है कि पत्थर का सरफेस एरिया उतना नहीं है जितना वो कागज़ का है, क्योंकि कागज़ जो है वो ऐसे चिपटा होगा, ठीक है, उसका वेट भी कम है, तो वो हवा की जो रगड़ खाएगी। अब देखा ना, यहीं पे फ्रिक्शन आ जाती है, एयर की फ्रिक्शन। जिसकी सरफेस एरिया नीचे से ज़्यादा होगा उस पे, और वेट भी कम होगा, उस पे फ्रिक्शन कम लगेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। लेकिन जिसका सरफेस एरिया कम है, वेट भी ज़्यादा, वो तेज़ी के साथ जाएगा। तो यही वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं भी हो सकता। तो ये वो बात कर रहा है आगे, एयर रेजिस्टेंस, हवा की जो मज़ाहमत है, रेजिस्टेंस है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक खास रोल प्ले करती है, अहम वाला, इन डिटरमाइनिंग हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट, कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितनी तेजी से एक्सेलरेट करेगा और वो फॉल करेगा ज़मीन की तरफ। इफ़ वी ड्रॉप अ क्रिकेट बॉल,
अगेन वो एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी कि एक क्रिकेट बॉल को आप ड्रॉप करें एंड अ पीस ऑफ ये क्या है, स्टेरियोफोम। स्टेरियोफोम आई थिंक वो जो जाग नुमानी चीज़ होती, जैसे चीज़ें लाते हैं तो उसमें वो जाग पड़ी होती है, उसके छोटे छोटे दाने बनते हैं। तो कहता है वो वाला ले लें, जैसे मैंने कागज़ के एग्जांपल दी, कागज़ ले लें, कुछ ले लें। तो कहता है दोनों को आप गिराएं ऑन द सेम वेट, वजन उनका 1 किलो किलो हो मिसाल के तौर पे, फ्रॉम अ सर्टन हाइट, एक खास बुलंदी से, दे विल हिट द ग्राउंड, ज़मीन को वो टकराएंगे एट द सेम टाइम ओनली, एक ही टाइम पे टकराएंगे, इफ़ देयर वर नो एयर रेजिस्टेंस, अगर हवा ना हो। स्पेस के अंदर जाके करेंगे ना तो जो मर्जी चीज़ हो दोनों ने एक जैसी स्पीड से ही जाना है, लेकिन यहां चूंकि एयर की रेजिस्टेंस है तो दोनों पे डिफरेंट तरह से वो अमल करेगी। प्रैक्टिकली द बॉल इन द एयर वुड ड्रॉप फास्ट, बॉल तेजी से आएगा। स्टेरोफोम हैव लार्ज सरफेस एरिया, वही बनेगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। सरफेस एरिया जैसे ये मेरे पास रिमोट है, तो रिमोट को अगर मैं ऐसे फेंकूंगा तो ऐसे सरफेस एरिया उसने हवा के साथ इतना लगना है, बस ये वाली चीज़ लगनी है नीचे। लेकिन अगर ऐसे फेंकूंगा तो फिर ये वाला जो एरिया है ये हवा के साथ लगेगा, तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो वो इस हिसाब से डिपेंड करता है कितना एरिया है जो एयर के साथ टच हो रहा है। ठीक है, तो ये वो बात कर रहा है, हैविंग लार्ज सरफेस एरिया वुड फेस ग्रेटर अपोजिशन, ज्यादा अपोजिशन मिलेगी एयर की ऑफ द एयर एंड दस मूव स्लोली, वो आहिस्ता चलेगा। एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन मेड, कहता है फिर हमने ये तजुर्बात किए हुए हैं इन दिस रिस्पेक्ट, एंड इट वाज फाउंड दैट द फास्टर एन ऑब्जेक्ट फॉल द मोर एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्सर्टेड ऑन इट। अब ये जैसे हम कह रहे हैं कि वो एस्ट्रॉइड आते हैं ज़मीन की तरफ, और जितनी तेज़ी से वो आते हैं उतनी ही ज़मीन जो एयर की जो रगड़ है, फ्रिक्शन है, वो उतनी ही ज़्यादा उसके साथ लगती है। तो ये वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट करके हमने देखा है कि जितनी स्पीड तेज़ होगी किसी चीज़ की उतनी ही एयर की रेजिस्टेंस उस पर बढ़ती चली जाती है। तो ये बात वो यहाँ पे कर रहा है, द मोर एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्सर्टेड ऑन इट, लेकिन अ स्पीड इज फाइनली अटेन्ड, तेज चलाते जाए, कहता है एक स्पीड जरूर फाइनली आ जाती है एट विच द अपवर्ड फोर्स ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, जो हवा की रेजिस्टेंस जो उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, बैलेंसेस द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जमीन की जो ग्रेविटी है, जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है, हवा उसको ऊपर रखना चाह रही है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। कब? एक खास स्पीड के ऊपर, स्पीड बढ़ाते जाएं, एक ऐसी स्पीड आ जाएगी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और जो रेजिस्टेंस है हवा की, वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। तो कहते हैं जी व्हेन दिस हैपन, जब ये होगा, द ऑब्जेक्ट स्टॉप एक्सेलरेटिंग, वो जो चीज है वो रुक जाएगी एक्सेलरेट होना। अब ये देखें, रुक नहीं जाना उसने हवा के अंदर, लेकिन जिस स्पीड से अब वो आती जा रही है ना, उस स्पीड से अब ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सेलरेशन रुक गया, क्योंकि जमीन एक्सेलरेट करी जा रही है और तेज करी जा रही है। लेकिन जब वो लिमिट आ जाए, जिसको हम जाहिर है अब ये इसी लिमिट का नाम रखेंगे जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जब ये वेलोसिटी अटेन कर लेंगे आप, फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर फी घंटा, अब मुझे नहीं पता कितनी आगे लिखा होगा, तो उस स्पीड को जब पहुंच जाएंगे तो फिर उस स्पीड से ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस वो बराबर हो गई हैं, अब वो जाहिर है इक्वल हो गई हैं। इट कीप्स फॉलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से वो आएगा। दिस कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसको हम इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, आई थिंक यहाँ से फिर कर लें, अगेन प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन इधर से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे तो एक थोड़ा सा मेन आइडिया आपको मिल जाएगा। अगेन टर्मिनल वेलोसिटी में भी एंड पे जो समरी होती है उधर डेफिनेशन हो सकती है। अब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ये भी होता है कि बाज़ चीज़ों की डेफिनेशन आपको मेन में से नहीं मिलती, फिर आपको फिर एंड पे जो है वहाँ से जाकर लेनी पड़ती है समरी में से, इवन फिर वहाँ से भी ना मिले तो खुद से बना लेते हैं। सो इवन अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ मीटियोराइड, वही बात, मीटियोराइड चट्टानें जो आती हैं, डज नॉट गेन एन इनफाइनाइट वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ही हाई नहीं हो जाती कि एज इट फॉल टू द अर्थ, जब वो ज़मीन की तरफ आती हैं तो एक खास वही टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच के फिर उस वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड नहीं होती। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू पैराट्रूपर्स, कहता है ये जो पैराट्रूपर्स होते हैं, जो जाहिर है वो पैराशूट लेके जो जहाज़ों से छलांग लगाते हैं, तो कहता है उनके ऊपर भी ये लॉ जो है वो अप्लाई होता है। एयर रेजिस्टिंग एक्टिंग अगेंस्ट द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द पैराशूट अलाउज फॉर डिसेंट
एट अ सेफर वेलोसिटी। उनका जो डिसेंट है वो एक प्रॉपर वेलोसिटी से होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें कितनी सारी जगह है, एयर उसके अंदर भर जाती है, तो एयर की जो रेजिस्टेंस है वो हम इंक्रीज कर देते हैं, इतनी इंक्रीज कर देते हैं जितनी वो ग्रेविटी है उसके बराबर कर लेते हैं। तो फिर पैराशूटर जो है वो फिर अब तेजी के साथ नहीं आता, फिर एक खास थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ आहिस्ता 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 नीचे आता है और इजीली सुकून के साथ ज़मीन के ऊपर टच डाउन कर लेता है। तो ये इसमें आ जाता है। और ये डू यू नो भी पढ़ लें ताकि हमारा अगला जो कंसेप्ट है रोलिंग फ्रिक्शन एक ही दफ़ा स्टार्ट हो। तो कहता है फ्रिक्शन इन ह्यूमन जॉइंट। अब हमारे ये जो जॉइंट हैं कितने ज़्यादा जॉइंट हैं, यहाँ एक उंगली के अंदर यहाँ जॉइंट है, इधर जॉइंट है, इधर जॉइंट है, ये हमारे इधर इस जगह पे जॉइंट है, कोनी का जॉइंट है, बहुत ज़्यादा जोड़ है हमारे। तो कहता है वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, जॉइंट आपस में रगड़ खाते हैं। कई दफ़ा उंगलियों के कड़ाके नहीं निकालते, तो वो जॉइंट आपस में रगड़ खाते हैं, तो वो कड़ाके वो निकालना होता है। सो फ्रिक्शन इन ह्यूमन जॉइंट इज़ वेरी लो। ये फ्रिक्शन बहुत थोड़ी होती है जॉइंट के अंदर। क्यों भला? बिकॉज आवर बॉडीज कंटेन अ नेचुरल लुब्रिकेटिंग सिस्टम। अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे उसके अंदर लुब्रिकेटिंग सिस्टम रखा हुआ है। ग्रीस अल्लाह ताला ने स्पेशल हमारी लगा के रखी हुई है। कभी आप जानवर जब हम ज़बह करते हैं बड़ी ईद के ऊपर और उनके जब ये गुट छुट वगैरह तोड़ते हैं तो वो उनके चिपचिपा अंदर से निकलता है। वो चिपचिपा जो है वो बेसिकली लुब्रिकेशन होती है जो हमारी वो फ्रिक्शन को कम करती है। कॉन्सिक्वेंटली जिसके नतीजे में दो आवर बोन्स रब अगेंस्ट ईच अदर, हमारी बोन्स आपस में रब करती हैं, टकराती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। एट द पॉइंट एज वी मूव, जो हम चलते हैं, येट बोन्स डू नॉट नॉर्मली वेयर आउट। हमारी जो बोन्स हैं आमतौर पे खराब नहीं होती इवन आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ यूजेस। कितने सालों, 40 50 60 साल तक हम, फिर ज़ाहिर है जब बहुत ज़्यादा हो तो फिर थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ ही जाता है। तो लुब्रिकेशन अगर सही रहे अंदर तो फिर कुछ नहीं होता, जोड़ों के दर्द वगैरह नहीं होते। ये लुब्रिकेशन ही अंदर से ख़त्म हो जाती है लोगों की, तो फिर जोड़ों का जो दर्द है, गेंठिया वगैरह, वो आ जाता है। चलें, तो ये नॉलेज था, ठीक है, ये मुझे भी मज़ा आता है। तो चलें जी, सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताया करें, नॉलेज गेन करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन से। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।